अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र। सवाल है पाकिस्तान का जो एक हम देख रहे हैं कि माशी बहरान जो कि पूरी दुनिया में मौजूद है, पाकिस्तान क्या इसका मुतहम्मिल हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा क्राइसिस जो है वो सामने मौजूद है। और उस सिलसिले में जो हमारा ख़ास तौर पे ताजिर तबका है, और जो इसे मैं कहना चाहूँगा कि एक तो बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं और एक दरमियाने दर्जे के बिजनेसमैन जो इनकी बहुत बड़ी तादाद है, उनके लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो अपना गुजर बसर कैसे करें, क्योंकि वो उस कैटेगरी में भी नहीं आते कि वो राशन के लिए लाइनों में लगे हुए हों। उन्होंने खुद ही कुछ जो है कमाना है और अपनी फैमिली और ख़ासतौर पर उनके पास जो लोग काम करते हैं उनके लिए असबाब पैदा करने हैं। दूसरी जानिब डॉक्टर्स ने जो है एक बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया है और बल्कि मैं कहूँगा कि बड़ी हार्ड लाइन ली है कि भाई लॉकडाउन सख्त होना चाहिए। फीमेल डॉक्टर भी सामने आई, उन्होंने भी ये बात कही, कराची में भी, लाहौर में भी, पेशावर में भी। और इसी तरह से कल सुनने में आ रहा है कि नर्सेज जो हैं वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं। तो इसका मतलब जो फ्रंट लाइन पर आपके डॉक्टर्स मौजूद हैं वो जो खतरे के अंदर हैं और वो अलार्मिंग सिचुएशन बता रहे हैं। तो ताजिर बरादरी इसको कैसे देखेगी, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के मारूफ बिजनेसमैन जनाब मेहताबुद्दीन चावला साहब आज सुबह दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक बड़ी शख्सियत, एक बड़ा नाम पाकिस्तान का, नौजवानों के लिए उनकी ज़िंदगी जो है एक रोल मॉडल है। उन्होंने स्ट्रगल की और उसके बाद जो है पाकिस्तान के सबसे बड़े एक्सपोर्टर बने, अलकरम ट्रैवल्स इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन एंड CEO। और उसके बाद जब वो एक बड़े मकाम पे पहुँचे तो पिछले ख़ास तौर पर 20 सालों से बहुत सारे इदारों को उन्होंने एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट जो है सपोर्ट किया। और ख़ास तौर पे कराची की अगर बात की जाए तो बहुत सारे इदारे जो उनकी मदद की बदौलत जो चल रहे हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि उनके जो फ़र्जंद हैं अब वो उसको देखेंगे और आगे सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और उन्होंने इतने नेक काम किए हैं कि उनको बहुत दुआएं जो मिलेंगी। हम उनकी फैमिली में उनकी इस गम में बराबर के शरीक हैं। उनको भी और कोरोना पॉजिटिव हुआ था, तो ये कोरोना की एक और पेशेंट जो है इस दुनिया से चले गए। मैं हमारे जो गेस्ट बैठे हैं इनसे भी मैं तासुरात लूँगा, उनके बारे में तारुफ कराऊँगा। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है जमील पराचा साहब जो कि चेयरमैन है सिंध ताजिर इत्तेहाद के, आपको खुशामदीद कहते हैं। और आपके साथ हैं डॉक्टर फरहान ईसा साहब जो कि CEO हैं ईसा लेबॉर्ट्रीज एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, कन्वीनियर हैं FPCCI स्टैंडिंग कमेटी ऑन हॉस्पिटल, स्टैंडिंग कमेटी क्लिनिकल लैब के। इसके अलावा हमारे साथ PMA के, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जनाब डॉक्टर कैसर सज्जाद जो कि मारूफ ENT स्पेशलिस्ट भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ा हार्ड स्टैंड इन्होंने लिया इस मौजूद पे। हमारा जो सब्जेक्ट है आज का इस पर आते हैं, लेकिन उससे पहले डॉक्टर फरहान ईसा साहब, मेहताबुद्दीन चावला साहब, एक बड़ी शख्सियत, एक बहुत बड़ा लॉस पाकिस्तान का, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि मेहताबुद्दीन चावला जो हैं वो पूरी एक लेजेंड है। और जब वो जिंदा थे तो भी वो लिविंग लेजेंड थे। उन्होंने ना सिर्फ के चैरिटी में और फिलैंथ्रोपी में लोगों की मदद की है, लेकिन उन्हें हमेशा लोगों में एक नेशनल स्पिरिट नंबर 1 जगाई। और दूसरा, उन्होंने हमेशा यहाँ के जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन को इनकरेज किया। और उनकी लाइफ एक रोल मॉडल थी कि पाकिस्तानी जो है वो दुनिया में बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं, और उन्होंने वो करके दिखाया। तो आई थिंक कि इनके ऊपर तो मतलब एक स्टडी होगी और लोग उसके एक केस स्टडी के हिसाब से उनको जानेंगे। और उनके जो बेटे हैं, मैं उनके लिए दुआ गो भी हूँ, मेहताब साहब के लिए भी, और उनके बेटे इंशाल्लाह ताला उनका ये कारवान आगे लेके जाएंगे। क्योंकि हमें ऐसे ही लोग चाहिए जो बिजनेस भी करते हों, पाकिस्तान के लिए ज़रे मुबादला भी जानते हों। 10 सालों से पर्सनली मेरा जाती भी उनसे बड़ा और उन्होंने हमारे लोगों की मदद करते बहुत सारे थे, इदारों को उन्होंने सपोर्ट किया, तो हम उनको जो है याद रखेंगे हमेशा। खैर जी, आज के सब्जेक्ट की तरफ आते हैं। जब यहाँ पे मौजूद हैं जमील साहब, बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंसेज रही हैं आपकी, तो आप क्या समझ रहे हैं कि अभी हम डॉक्टर कैसर सज्जाद की जानिब भी बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कि डॉक्टर समझा रहे हैं बहुत ज़्यादा कि भाई ये कोरोना का मसला मौजूद है, रश आएगा, रश जमा होगा, ये सिलसिला बढ़ता चला जाएगा। उलमा कराम को भी समझाया गया, आप देख रहे हैं SOPs पे काम हुआ मसाजिद के अंदर। लेकिन जो कारोबारी तबका है, आपकी जो और दूसरी तंजीमें हैं और आप लोग खुद जो हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, कारोबार खुलना चाहिए लाजमी। उसकी वजह है, देखें, 1 महीना 9 दिन से हम लोग लॉकडाउन का शिकार हैं। हम लोग अपने घरों में बंद हैं 1 महीना 9 दिन से। अब 1 महीना, एक क्या छोटे ताजिर के पास इतना सरमाया होता है
कि वो 1 महीना 9 दिन तक ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करे और फिर भी घर पे बैठा रहे, ऐसा नहीं है। छोटे ताजिर के पास तो डेली वेजेस के काम होते हैं, वो रोज़ाना उसने अपना काम करना होता है, रोज़ाना उसने प्रॉफिट उठा के घर लाना होता है, और जो बकिया जो उसके पैसे खुले होते हैं उससे नया माल खरीद लेना होता है। तो उसके बाद इतना सरमाया होता ही नहीं है कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रगल करे। अब देखें ना कि हुकूमत ने बगैर किसी कोई पॉलिसी बनाए एकदम से लॉकडाउन कर दिया। ये पूरे पाकिस्तान में सबसे पहले सुबह सिंध में लॉकडाउन हो गया, 1 हफ्ता कबल लॉकडाउन पूरे पाकिस्तान से पहले कराची में हो गया, सिंध में हो गया, कि बस आज हम शॉप बंद करके आए, पता चली कल से आपने दुकान नहीं जाना है, कल से लॉकडाउन है। तो हमने तो हुकूमत सिंध की इस बात को भी सराहा कि यार ये बहुत अच्छी कोशिशें कर रहे हैं, नो डाउट ये कोरोना के खिलाफ हैं, ये कोरोना के खिलाफ बड़ी अच्छी काम कर रहे हैं। तो हमने उनके साथ देकर हमने अपनी दुकानें बंद कर दी, किसी ने कोशिश नहीं की कि अपनी दुकानों तक भी आए। लेकिन उसके साथ साथ हम ये अपील करते रहे, जब 8 दिन गुजरे, 15 दिन गुजरे, हम मुस्तकिल ये कहते रहे कि अगर लॉकडाउन की मुद्दत बढ़ानी है आपने, तो इसमें हमारे साथ भी कोई कोऑपरेट करें, हमें कुछ ना कुछ ऐसा करें कि हमें बिला सूदी कर्जे दिला दें, फेडरल से कह के कोई स्टेट बैंक की पॉलिसी बनवाकर कोई ऐसा बिला सूदी स्मॉल ट्रेडर्स के लिए कर्जे बैंकों से इशू करा दें, ताकि हम ये कर्जे वापस भी करेंगे, अपने घरों पे बैठ जाएंगे। हमारे साथ हमारे मुलाजमीन मुंसलिक हैं, वो लाखों की तादाद में मुलाजमीन है जो 6 लाख दुकानों पे काम करते हैं, तो वो मुलाजमीन भी मुतासिर हैं। इनके साथ हमारे साथ सुजुकियों वाले होते हैं जो माल लोडर होते हैं, गाड़ी वाले होते हैं। अगर आसान किस्तों पे या बगैर इंटरेस्ट के आपको कर्जे मिले तो वो लेने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है, हमें 1 महीना घर पे और बिठा दें। अच्छा। अगर हमें आसान अकसात पर बिला सूदी कर्जे दे दें, हम और 1 महीना घर पे बैठ जाएंगे, कोई बात नहीं अभी जो सूरत हाल है उसमें आपको ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन तौर पे आप जो है शटर गिरा के ऑनलाइन आप बिजनेस करें। ऑनलाइन बिजनेस कितने % लोग करते हैं आप बताएं? होलसेल में माल ऑनलाइन में किसी को दिखा दूंगा तो शायद वो ले आके वो उस ऑर्डर कर दे, और लेकिन आपका मुतालबा है कि खोला जाए ये सब। नहीं, मैं आपको यानी जो रौनक पहले थी आप चाह रहे हैं उसी तरह से महदूद करके कर देना, है ना? जो हम कह रहे हैं, अगर आप लोन नहीं दे सकते, कोई पॉलिसी नहीं बना सकते हमारे लिए, तो आप हमें कम से कम महदूद करके खुलवा दें। हम आपसे भीख नहीं मांग रहे कि हमें कोई महदूद करके क्या मुराद है? महदूद का तो आपको ऑप्शन दिया था कि भाई 2 दिन एक कारोबार खोलें, 2 दिन एक कारोबार खोलें, 2 दिन तैयार है इसके लिए। नहीं, आप कहाँ तैयार हैं? पीछे हट गए इस पर। नहीं, यही तो गलत बातें भेजी जा रही हैं। हमने तो खुद ही ऑप्शन दिया था कि 2 दिन करके आप कारोबार खुलवा दें, कोई बात नहीं, हम करने के लिए तैयार हैं। 2 दिन 4 आइटम्स खुलवा दें, 2 दिन 4 आइटम्स खुलवा दें, 2 दिन 4, ताकि सबका भला हो जाए। और फिर सोशल डिस्टेंस के साथ, तमाम हिफाजती इंतजामात के साथ हम कारोबार खोलने को तैयार हैं। हमने पहले भी ये बात की है और हमसे ये बात, ये मैं आपकी तरफ आऊंगा कि अगर ये आपकी बात नहीं मानी जाती तो ये बात कहां तक पहुंचेगी? डॉक्टर कैसा सज्जाद साहब, ये जो ताजिर बरादरी है और पूरे पाकिस्तान की ताजिर बरादरी, और ये जो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है, आपने देखा होगा अमेरिका के अंदर भी लोग जो है बाहर निकले हैं, उन्होंने कहा लॉकडाउन खत्म किया जाए। फ्रांस में लोग बाहर निकले, दुनिया के कई मुल्कों में जो लोग बाहर निकल रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं कि भाई ये लॉकडाउन खत्म किया जाए, कोरोना से मरे ना मरे, लोग भूख से जो है मर जाएंगे। आप इनको कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे बिजनेस ये ताजरों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जाफर, आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया। बात यह है कि हम डॉक्टर हजरात जो कि बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि ये कोरोना वायरस क्या प्रॉब्लम है और उससे क्या हमारी लोगों में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और आइंदा क्या होने जा रहा है, ये भी समझ रहे हैं। पाकिस्तान के अलावा जो बाहर आपने अमेरिका की बात की है, उस वहाँ भी यही सिचुएशन हुआ है कि शुरू में ट्रम्प साहब ने जिस तरह की गुफ्तगू की कि ये चाइना वायरस है, ये मजाक है, ये फला है, उसकी वजह से वहाँ के लोगों ने भी अपना जो शुरू का टाइम है वो गवा दिया। जो लॉकडाउन का, उसमें लोगों ने भी उनकी बातों पे अमल नहीं किया। जो सेम पाकिस्तान में हुआ कि यहाँ पर भी कुछ कंफ्यूजन हुई बिटवीन दी फेडरल गवर्नमेंट एंड दी प्रोविंशियल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट कह रही थी कि
लॉकडाउन नहीं डॉक्टर साहब चलें करना आज की चाहिए। बात करें। डॉक्टर साहब अभी इस पर यह कहा जा रहा है कि वजीर आजम पाकिस्तान भी सॉफ्ट लॉकडाउन के हामी हैं कि थोड़ा सा जो है कारोबार खोला जाए, बहुत मुश्किल के अंदर लोग हैं, लेकिन डॉक्टर्स जो है वो प्रेशर में ले रहे हैं कि भाई ये लॉकडाउन हटाया जाए। डॉक्टर्स जो हैं इस पर खौफ फैला रहे हैं, ये कह रहे हैं बहुत ज्यादातर लोग जो हैं आपके मुखालफिन खासतौर पर। अच्छा, मैं आज आपके प्रोग्राम से ये कह देता हूं कि खौफ की कोई बात नहीं है, डॉक्टर्स की बात ना सुनी जाए। मैं आज आपके प्रोग्राम से कहता हूं कि डॉक्टर्स की बातें ना सुनी जाए। हुकूमत की सारी जिम्मेदारी जानो माल की हुकूमत पे आयद होती है और उलमा पे आयद होती है, बिजनेसमैन पे आयद होती है। जितने भी लोग हैं मेरे ख्याल में अपनी मर्जी से सब कुछ करें, इसमें कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। देखिए, डॉक्टर्स ने तमाम ये कहा गया, जब हमने सबसे पहले कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे, मैं एक्चुअली आप मुझे जनरल सेक्रेटरी कह रहे हैं, मैं जनरल सेक्रेटरी नहीं हूँ, मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ। मेरी जिम्मेदारी पूरे पाकिस्तान की है और मैं पूरे पाकिस्तान के अपने पीएमए के ओहदेदारान से मशवरा करके बात करता हूँ और मैं जो कह रहा हूँ पूरे पाकिस्तान की तर्जुमानी कर रहा हूँ। पूरे पाकिस्तान के डॉक्टर्स ने ये बात कही है और ये साबित किया है। वो जो आपके एक पीटीआई के कौन से गुल है जिन्होंने हमें ये कह दिया कि ये कराची के डॉक्टर सियासत कर रहे हैं और सिंध हुकूमत के कहने पे कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उनको समझ में आ गया होगा कि सिर्फ ये कराची से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, ये लाहौर में हमारा लाहौर का पीएमए का सदर, जो पीएमए लाहौर का सदर, उसने भी कर दिया, बलूचिस्तान में भी हो गया। और सबसे बड़ी बात, केपीके के अंदर जहाँ पे पीटीआई की हुकूमत है वहां पर भी डॉक्टरों ने किया है। तो ये सब सियासत कर रहे हैं, इस्लामाबाद में भी किया, तो सब सियासत नहीं कर रहे हैं, सब ने अपना मौक़िफ़ एक साथ। अभी आपने ऐलान किया कि कल नर्सेज भी करेंगी, तो अब कहने का मेरा मकसद ये है कि ये तो हकीकत है। अगर आप में से जो लोग बैठे हुए हैं, जमील भाई भी बैठे हुए हैं, जब ये डॉक्टर के पास खुदा ना खास्ता जाएंगे या किसी को भी लेके जाएंगे, अगर डॉक्टर इनको कोई मशवरा देगा कि जी आप अपनी दुकान ना जाएं, 2 दिन आप घर पे रेस्ट करें, तो ये जमील भाई की मर्जी होगी कि वो डॉक्टर से कहेंगे नहीं डॉक्टर साहब हम दुकान तो जाएंगे। कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं मैं तो जाऊंगा। तो ये जमील साहब की मर्जी है, बिल्कुल जाए। डॉक्टर आपको डरा नहीं रहा है, डॉक्टर आपको मुतनब्बे कर रहा है, ये प्रॉब्लम है। अब जमील भाई की जो परेशानी है वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, बिजनेसमैन की जो प्रॉब्लम है वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। इसके लिए मैं आपसे 2 मिनट टाइम लूंगा कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, मैं बीइंग सेक्रेटरी जनरल, 22 जनवरी को और 23 जनवरी को मैंने मुतनब्बे किया था, हेड अलर्ट जारी किया था कि वुहान सिटी चाइना के एक शहर है जहां पर 6 लोग हलाक हो चुके हैं और 300 लोग जो हैं वो जो बीमार है कोरोना वायरस जैसी बीमारी में। तो ये बीमारी पाकिस्तान में भी आ सकती है, उसकी तैयारी कर लें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तैयारी नहीं की गई। अगर जो डॉक्टर साहब मैं आज की तारीख की बात जरा करना, मुझे सिर्फ ये बता, चले आप फरमाएं। जी डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम। डॉक्टर साहब मैं आपसे बात ये पूछना चाहता हूँ, देखिए 1 महीना 9 दिन से लॉकडाउन है, 1 महीना 9 दिन में अगर ये लॉकडाउन आप जैसे माहिरीन ने कहा कि लॉकडाउन सही नहीं हुआ, अगर 1 महीना 9 दिन में ये लॉकडाउन सही किया जाता तो फिर तो इसका रेशो नीचे आना चाहिए था ना, ये ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है? 1 महीना 9 दिन बाद भी हमें पता चल रहा है कि ये तो बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। इसका मतलब तो ये महीनों में भी नहीं संभलेगा। नहीं, इसका मतलब ये भी है कि जो पहले लॉकडाउन वो सही नहीं था, हम ये जो आधे तीतर और आधे बटेर रहे, ये नहीं करना चाहिए था। पहले जब कर रहे थे तो कर्फ्यू लगा के पहले ही टाइट कर देते, तो इस वक्त जो सूरत बेहतर होती। डॉक्टर इसकी जिम्मेदारी आप क्या जवाब देंगे इस बात का? ये मैं तो यही गुफ्तगू, यही बात मैं कर रहा था कि यही जो आपने बीच में बात कर ली, मैं ये बात कर रहा हूं कि ये जो लॉकडाउन किया गया वो लॉकडाउन सही नहीं किया गया। तो इसकी जिम्मेदारी तो टोटल हुकूमत पे आयद होती है ना, इसमें ताजिरों का या किसी दूसरे का क्या कसूर है? लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं, आप लोग अपनी जगह बड़ी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग अपनी जानें भी कुर्बान कर रहे हैं, आप लोग हर वक्त खतरे के अंदर है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हमारे ताजिर भूखे भी मर रहे हैं। 1 महीना 9 दिन गुजर गए, हुकूमत की कोई नरम गोशा नहीं आ रहा, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं आ रही जिसके तहत हुकूमत
ऐसी कोई पॉलिसी देती कि ताजिर घर बैठ के आराम से अपना गुजर बसर कर सकते। क्योंकि हम तो ये कहते हैं कि हम टैक्स पेयर हैं, हम तो टैक्स भी देते हैं, छोटा ताजिर टैक्स देता है। जितना ज्यादा रेवेन्यू कराची से जनरेट होता है उतना पूरे पाकिस्तान से कहीं से जनरेट नहीं होता है। डॉक्टर फरहान ईसा, मैं आपकी तरफ बढ़ फरमाएं कि जो सूरत हाल है आपके सामने, यानी ये भी गलत अपनी बात नहीं कह रहे, इनके पास जो सफ़ेद पोश तबका ताजरों का एक बड़ी तादाद में अपने बलबूते पे खड़ा हुआ है ना, बस हमेशा से ही अपने बलबूते पे एक जो खासतौर पे बिजनेस ओरिएंटेड लोग हैं वो हुकूमत से क्या, हुकूमत को तो उल्टा और देते रहे हैं, फंड्स भी देते रहे हैं और टैक्स भी देते रहे हैं, सारी चीज़ें देते रहे हैं। आज वो मुश्किल के अंदर हैं, वो अपना कारोबार ना खोलें तो और क्या करें, मुझे बताएं। नहीं बिल्कुल बात ये तो सही है इनकी कि लोग बहुत परेशान हो गए। परेशान ये दो वजूहात से है, एक रोजगार की वजह से और बहुत सारे लोग अब फ्रस्ट्रेट हो गए घर में रहने की वजह से भी, और एक साइकोलॉजिकल डिप्रेशन भी कंडीशन आती चली जा रही है। ये सब चीज़ों का एक मजमुआ होता चला जा रहा है। और बिल्कुल मैं भी ये इसको सेकंड करूंगा कि ये गवर्नमेंट की, फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कुछ गलत पॉलिसीज और ना अहली कुछ, क्योंकि देखिए इसके लिए आपको स्पेशलिस्ट चाहिए। हमारे यहाँ हमेशा नी जर्क रिएक्शन होता है और हमेशा नी जर्क रिएक्शन में हम काम करते हैं। इस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर के साथ जितने भी लोग इस फैसले कर रहे हैं वो स्पेशल असिस्टेंट्स टू प्राइम मिनिस्टर हैं, वो पता नहीं कि उनकी ट्रेनिंग्स क्या हैं और वो किस शोबे से ताल्लुक रखते हैं, और वो इलेक्टेड भी नहीं है इस पार्लियामेंट्री सिस्टम। और एक और बहुत बड़ा जो इशू आया ना 18वीं तरमीम वाला जो मसला था, और खासतौर पर सिंध के साथ जो एक मुलाकात जो हुआ, इसमें थोड़ा सा प्राइम मिनिस्टर जो है उन्हें एक बड़ेपन का सबूत देते हुए अगर वो दो पीपल्स पार्टी को, नून लीग को साथ बैठाते और फैसला अगर यूनानिमसली एक तरफ से आता, एक फैसला होता तो शायद वो ज्यादा बेहतर होता। इसके सिंध के लोग तो इसमें भी मारेगा कि प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहा है, वजीर आला क्या कह रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये तो 18 अमेंडमेंट के अंदर भी बहुत सारे गैप्स हैं, और ये इस वक्त भी पाकिस्तान में, जैसे अमेरिका में सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एक इदारा बना हुआ है जो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज करता है, स्टैटिस्टिशियंस होते हैं, हर एक होता है उसके साथ। इस वक्त भी जो गवर्नमेंट फैसले कर रही है, सब परेशान क्यों है? क्योंकि लीडरशिप नहीं है। और लीडरशिप इसलिए नहीं है कि जो टेस्ट नंबर्स ये लोग बता रहे हैं कि इतने लोगों को इन्फेक्शन हो गई है, इतने लोग ठीक हो गए, इतने लोग मर गए, वो पानी समंदर में कतरे के बराबर है। क्योंकि वजह यह कि टेस्ट ही नहीं क्योंकि हो रहे हैं, तो हमें सही अंदाजा ही नहीं है कि हम पीक पे, इस बीमारी में क्या होगा कि हम एक पीक की तरफ मूव कर रहे हैं, फिर वो थोड़ा नीचे आएगी, फिर सेकंड पीक आएगी। ये पीक जो है जब टेस्ट बढ़ने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर तो बढ़ जाएंगे, तो फिर ऑटोमेटिकली नंबर्स भी बढ़ जाएंगे, परेशानी बढ़ेगी, और फिर जो है फिर मुश्किल में आ जाएंगे ताजरी। जो लॉकडाउन है और अभी तो सख्त नहीं हुआ, फिर तो शायद सख्त की जानिब जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है ना। तो ये ग्रे एरिया जो है, मतलब यूजुअली क्या होता है, एग्रेसिव ट्रीटमेंट की जाती है, फिर उसको आहिस्ते आहिस्ते पेशेंट को आईसीयू में डाला जाता है, आईसीयू से रूम में शिफ्ट किया जाता है, फिर ओपीडी में लेके आते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, कभी रूम में ले आते हैं, कभी ओपीडी में ले आते हैं। लेकिन अगर ये सही तरह से गाइडेंस दें तो देखिए, जिस तरह वॉर होती है ना, वॉर में क्या होता है कि दुकानें भी बंद होती हैं, हर चीज बंद हो जाती है। जब गोलियां चल रही होती हैं, कराची में भी जब स्ट्राइक रहती थी चीजें बंद होती थी। अब अल्लाह का शुक्र है चीजें बहुत बेहतर हो गई हैं, हालात बेहतर हो गए, लेकिन हुक्मरानों की सोच जो है वो पहले ही वाली ही है, वो अभी आगे बढ़ने वाली मुल्क के खिताब, और ये सबकी पार्टीज की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि स्टेक होल्डर्स के साथ, माहिरीन के साथ एक प्लानिंग करनी चाहिए। जो लोग भी आवाज उठा रहे हैं उनकी आवाज दबानी नहीं चाहिए, उनकी सुननी चाहिए, और उसकी सुनने के बाद चाहे वो डॉक्टरों की क्यों ना हो। देखिए डॉक्टर्स भी जो बातें कर रहे हैं वो उनको नजर आ रहा है। इस वक्त कराची में जो फील्ड आइसोलेशन सेंटर कराची का बना हुआ एक्सपो सेंटर में हर रोज उसमें पेशेंट बढ़ते चले जा रहे हैं, और हमारे पास ऐसी कोई इक्विपमेंट नहीं है जो उनको सबको हैंडल कर सके। मुझे ये फरमाएं कि आगाज बढ़ती है, क्योंकि आप ये फील्ड आइसोलेशन सेंटर के अंदर भी मौजूद हैं, तो क्या पाकिस्तान का जो मेडिकल का जो पूरा सिस्टम है ये संभाल सकता है इन चीजों को? अमेरिका नहीं संभाल पा रहा, तो ये यहाँ पे पाकिस्तान कैसे यहाँ पे नहीं संभाल सकता। और दूसरा मसला है हमारे पास जो कच्ची आबादियां हैं, ये बेचारे बिजनेसमैन और ये जो ताजिर है, इनकी फॉल्ट नहीं है। जो कच्ची आबादियां हमारे पास 60% कराची के अंदर कच्ची आबादियां बनी हुई हैं, जहाँ पे वैक्सीनेशन नहीं हो पा रही, जहाँ पे लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वो लीगलाइज नहीं है, जहाँ पे क्लोज क्वार्टर्स हैं। ये जो प्रॉब्लम है इसकी लॉन्ग टर्म करना पड़ेगा। इनके लिए जो चीज सबसे आसान होती है ना, वो होती है वो फैसले ये सुना देते हैं। जो लॉन्ग टर्म जो असर करने वाले फैसले हैं उससे ये भागते हैं, क्योंकि इनको वोट चाहिए। अब वोट वाली यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में वोट लेने वाली पॉलिसीज चल रही हैं जो लोगों की आवाम की इसमें बड़ी कंट्रोवर्सी भी कुछ आ रही है। जमील, कुछ लोग कह रहे हैं कि एक मुर्तज़ा वहाब ने इस पर जो है वो अपना बयान भी दिया कि भाई कुछ सिंध गवर्नमेंट कुछ जो है फंड मांग रही है आपसे
ताजिरों से कि भाई पहले कुछ हमें पैसे दो तो हम आपकी बात सुनेंगे, तो मतलब इसको क्लियर कर दें जरा कि अभी तक कोई ऐसी बात आपसे ये बात तो गलत बात है। हाँ। देखें, मैं बरमला इस बात का इजहार करूंगा कि जो लोग भी ये अफवाहें फैला रहे हैं ये सिर्फ अफवाहें हैं, और मैं समझता हूँ जो जिन जगहों से भी ये बातें आ रही हैं, जिन नंबर से ये मैसेजेस चल रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, बाकायदा कानूनी कार्रवाई, क्योंकि इसमें ताजिरों को और सिंध गवर्नमेंट को लड़ाने की एक नई साजिश है। मैं नहीं समझता कि वजीर आला इतनी बड़ी बात किसी से कर सकते हैं, क्योंकि हमारी उनसे मुलाकात भी हुई है। उनका सिर्फ मुलाकात में ये कहना था कि हम आपके लिए कुछ बेहतर मामलात करने जा रहे हैं, लेकिन हमें नजर अभी आ रहा है कि ये दोनों हुकूमतें, क्योंकि मेरे साथ ये एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे बिलाल गफ्फार साहब जो एमपी हैं, ये बात वो भी कर रहे थे टेबल पे बैठ के, जी हमें सनतकारों ने ये बात बोली है कि सिंध गवर्नमेंट जो है पैसे तलब कर रही है करोड़ों रुपए। तो उनसे भी हमने यही कहा कि यार आप लोगों ने क्या किया, आप तो बताएं, चलें वो तो ये कर रहे हैं, अगर उन्होंने आप ये इल्जाम लगा रहे हैं तो उनका कोई नुमाइंदा बैठा हो तो उनके सामने इल्जाम लगाएं, आपने क्या किया आप भी तो बताएं। हम तो गवर्नर साहब के पास भी गए, गवर्नर साहब से भी हमने कहा है कि हमें आप स्टेट बैंक की पॉलिसी। अब आप ये मुझे बताएं ना, जो सूरत हाल है और तादाद बढ़ रही है इसमें केसेस की, अभी गवर्नमेंट किसी मूड में नजर नहीं आ रही है। बीच में 2-2 दिन का था, लेकिन लोग भी फॉलो नहीं करते हैं, लोग भी एकदम से बाहर निकल आते हैं। और आप देखें कि रेस्टोरेंट्स को ओपन किया गया था कि चलें आप डाइनिंग ना करें, पार्सल का इंतजाम दें, लेकिन फिर एक तरह का सोशल डिस्टेंस को फॉलो नहीं किया गया, तो उस पर दोबारा पाबंदी लग गई रेस्टोरेंट्स के ऊपर। और अब कहा गया कि नहीं जनाब, सिर्फ रेस्टोरेंट्स भी जो है ऑनलाइन जो डिलीवरी दे सकते हैं। अगर आपकी गवर्नमेंट नहीं मानती है बात और कहती है कि जनाब ये ईद के बाद फिर देखेंगे जनाब क्या मामला होते हैं, लेकिन ईद तक तो हम कुछ नहीं खोलेंगे, तो फिर आपका क्या लाएमल होगा? देखिए, आपके सामने सर लाएमल क्या होगा आप ये फरमाइए। देखिए, लाएमल तो ये है कि लोगों को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो जिसका बच्चा घर में भूख से मर रहा है, वो अपने बच्चे को लिए रोटी के लिए तो निकलेगा, हर कीमत पे निकल के आएगा, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। इसी तरह आप देख लें, जो अब रेशियो बढ़ गया है। नहीं, आप सब जो ताजिर बैठे हुए थे उन्हें क्या प्लान बनाया है कि अगर ये लॉकडाउन नहीं खुलता है आप लोग किस लाएमल पे आगे जाएंगे? भाई हम 2-4 दिन का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद हम अपने लाएमल का ऐलान करते हैं। जिस तरह से हमसे वादा किया गया था, इम्तियाज शेख साहब थे, उसमें मुर्तजा वहाब साहब थे और सईद गनी साहब थे और नासिर हुसैन शाह साहब थे। इम्तियाज शेख साहब ने कहा था कि मैंने उनसे सवाल किया था रिटेलर कैसे इसमें काम करेगा, तो उन्होंने कहा कि 2-4 दिन इस काम को खुलने दें, ऑनलाइन को 2-4 दिन में सीएम साहब से बात करके इनके लिए भी नरमी करा देंगे। अगर वो नरमी करते हैं ठीक है, वरना ये एक बड़ी मुश्किल सूरत के अंदर हम हैं, क्योंकि जो एहसास प्रोग्राम है उसके अंदर जो 12,000 रुपए दिए गए हैं, वो 12,000 रुपए भी कब तक चल पाएंगे? हालांकि वो 4 महीने के 3,000 रुपए, एक महीने के 3,000 रुपए उसके अंदर, और उसमें भी वो ओवरऑल हमारी आबादी को कवर नहीं कर रहे हैं, बहुत ही लीस्ट आबादी को कवर कर रहे हैं। उसके बाद जो असल आबादी है, जो मुख्तलिफ ताजिर बरादरी है, जो लोगों से उनको कोई किसी किस्म की कोई मदद नहीं मिल रही है, तो उनको अपने बिल्स भी देने हैं, अपने घर में जो है राशन भी लेके जाना है, और भी बेनता मसाइल मौजूद हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं होगा कि अगर हमने इनको एड्रेस नहीं किया, लोन नहीं दिए या सॉफ्ट लॉकडाउन की तरफ नहीं गए, तो लोग मजबूरन फिर निकलेंगे और फिर कोई जो है वो सड़कों पे आ जाएंगे? इसलिए इसको हमें एड्रेस करना होगा। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का। एक माशी बुहरान हमारे सामने है और पाकिस्तान में जहां पर वैसे ही हम देख रहे थे पिछले 2 साल से इकोनॉमिकल क्राइसिस मौजूद थे और उल्टा लोगों को जॉब पे रखने के बजाय बड़ी तादाद में लोगों को निकाला जा रहा था। उसमें फिर इस कोरोना वायरस का जो अटैक है इसने तो हम सबको हिला के रख दिया है। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब मुझे फरमाएं कि ये जो अब नज़र आ रहा है मामला, तो ये तो ऐसा महसूस हो रहा है कि आने वाले 4 से 5 महीने तक इससे जान नहीं छूटनी है कोरोना वायरस से, और हुकूमत जो है वो या हमारे रफाई इदारे जो हैं वो राशन या कुछ अगर कैश दे रहे हैं एहसास प्रोग्राम के तहत, तो हमारा बहुत ही जो लोअर क्लास तबका है उस तक पहुंच रहा है। उसके अलावा हमारी जो एक बहुत बड़ी मिडिल क्लास आबादी है या जो हमारा ताजिर तबका है वो तो कहीं राशन में नहीं लगा है, उसने तो कहीं जाके ये कैश नहीं लिया है, वो अपना गुजर बसर कैसे करेगा? ये कोई रास्ता है नहीं। अगर हम ये सॉफ्ट लॉकडाउन कर दें, अगर हम ये सोशल डिस्टेंस के साथ रखते हुए, एक टाइमिंग को सामने रखते हुए या डेज को बांटते हुए कि कुछ कारोबार कुछ दिन खुले कुछ कारोबार, ताकि लोग कम से कम चलें, कुछ ना बहुत ज्यादा लग्जरीज पे जाएं लेकिन कम से कम बेसिक तो कमा ले, इतना तो कमा ले कि अपने घर में कुछ पैसे ले जाएं, कुछ रोटी कुछ उनके घर के अंदर भी आ जाए। तो इसमें फरमाएं, ये तो खोलना पड़ेगा लॉकडाउन सर।
जाफर, बात सारी ये है कि मेरा ख्याल में शायद हम लोग कुछ गलत तरफ से चले गए हैं। डॉक्टर ये कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को मैंने पहले भी मिसाल दिया था, किसी भी मरीज को डॉक्टर ये कह देता है, उसके बाद वो अगर ये कहता है, एक मरीज है जिसका कि स्कूटर चलाते वक्त एक लड़के की टांग टूट गई है, अब वो हॉस्पिटल आया है, डॉक्टर ने कहा कि यार आपको अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपको एडमिट करना पड़ेगा। वो कह रहा है कि डॉक्टर साहब मेरी तो बहन की शादी है, मैं तो कुछ लेने निकला था। तो अब मुझे ये बताइए कि उसको क्या कहेंगे? उसको बोलेंगे भाई आप चले जाओ बहन की शादी में। प्रॉब्लम आप समझे, हमारा काम है बीइंग ए डॉक्टर, हमने बता दिया है। अब हमारा ये काम नहीं है कि लोग दुकान खोलते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये बिल्कुल जेन्युइन बात है, लेकिन इसका बहैसियत रेजिडेंस के, मैं यहाँ का एक शहरी के हैसियत से मैं समझता हूं कि ये सारी जो मैनेजमेंट का काम है ये हुकूमत का काम है, इसमें हमारा कोई काम नहीं है। लेकिन इसमें डॉक्टर कैसर सज्जाद, इसमें एक जो मसला है वो ये है कि फ्रंट लाइन पर तो आप मौजूद हैं। अगर ये केसेस बढ़ते हैं तो हमारा जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि खवातीन डॉक्टर ये सूरत बताते हुए जो है आबदीदा हो गई हैं। कल नर्सेज जो हैं वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं। तो अगर जो है जो फैसिलिटीज हमारे पास मौजूद हैं उसमें केसेस बढ़ते हैं, तो क्या आप इस चीजों को संभाल सकते हैं कि एक लॉकडाउन ओपन हो, कारोबार भी चले, ताकि वहां भी वो चीजें भी जरूरी है, और अगर उसके साथ साथ हम केसेस भी देखते जाएं तो दोनों चीजों को हम साथ साथ चला सकें? मैं वही आ रहा हूँ, ये दोनों चीजें साथ नहीं चल सकेंगे जाफर, गौर से समझ लें। ये हुक्मरान का काम है, ये हमारी सरकार का काम है कि दोनों चीजें चले, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सुने, अब आपको मैं एक चीज में खबर दे रहा हूँ आपके तवज्जुह से कि कराची के अंदर इस वक्त कुछ अच्छे बड़े डॉक्टर्स इस वक्त कोरोना पॉजिटिव के शिकार हैं। मैं नाम नहीं ले रहा, उसके पीछे कोई 8-10 डॉक्टर्स जो है वो घर बैठ गए हैं। अब आप सुन ले मेरी बात, आहिस्ता आहिस्ता ये प्रॉब्लम, अब्बासी शहीद का कैजुअलिटी का डिपार्टमेंट बंद हो गया है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट इस वक्त बंद हो गया है। अब्बासी शहीद अस्पताल जो कि न्यू कराची, बफर जोन, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजाबाद, फेडरल बी एरिया, औरंगी टाउन, गोली मार, ये सारे लोगों को, गुलशन इकबाल सबको कैटर करता है, इस वक्त बंद पड़ा हुआ है। ठीक है, उस वक्त इस इलाके के लोग अपेंडिक्स के अंदर, पेट के दर्द के अंदर, डिलीवरी का मसला, ये प्रॉब्लम आप बता सकते हैं, या आप में से कोई बैठा हुआ है या पाकिस्तान का कोई शहरी जो बैठा हुआ है वो अब्बासी शहीद की जगह अब कहाँ जा रहे होंगे? किसी को फिक्र है इस चीज की? अपनी जाके दुकानें जरूर खोले इस वक्त जाके, मैं किसी को नहीं मना कर सकता, ना ही कोई डॉक्टर किसी को मना कर सकता है कि जाएं। आप जिंदा रहेंगे तो दुकान खोलेंगे, ये पहले प्रायोरिटी। पाकिस्तान में प्रायोरिटी कभी नहीं दी गई है, पाकिस्तान में किसी हुक्मरान ने सेहत और तालीम को प्रायोरिटी नहीं दी है, इसीलिए हमारे मुल्क में सेहत का बेड़ा गर्क है। एक बात और आपको बता दूं, आपका जो बेसिक सवाल था, पाकिस्तान के अंदर हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं है। आपको ये बता दूं कि आपके पास वेंटिलेटर मौजूद नहीं है जो इतने सारे लोगों को देख सके। मैं आपको फिर बता रहा हूं, अल्लाह ना करे और अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, लोगों की लाशें रास्ते में पड़ी होंगी, अस्पताल के बाहर पड़ी होंगी। अगर खुदा ना खास्ता अगर लोगों ने या हुक्मरानों ने हमारी बात ना मानी, पहले अपनी सेहत देखें, अपने घर वालों की जान बचाएं, पहले जान बचाई जाती है। मुझे अफसोस है कि यहाँ लोग अपनी दुकान की, भाई मेरी बात सुने, मुझे कोई भी बता दे कि भूख से अब तक कितने लोग मरे हैं पाकिस्तान में, मुझे बता दे। मैं बताता हूं, अब तक 4-5 डॉक्टर मर चुके हैं इन लोगों के अपने अवाम को बचाने के चक्कर में। मैं एज ए ENT डॉक्टर हूं, मैं मरीज को देखता हूं जाके, बगैर किट्स के देख रहा था, अब मुझे किट्स मिली है तो मैं किट्स के साथ देख रहा हूं। मेरा एक दोस्त पेशावर में जो कि ENT का प्रोफेसर था, वो मर गया। ठीक है, तो पूरी दुनिया में हो रहा है। डॉक्टर फरहान ईसा, इसमें मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगा, मैं डॉक्टर फरहान ईसा, इस वक्त अगर आप इटली के फिगर्स देख लें, 100 से ज्यादा डॉक्टर्स हैं उनकी डेथ हुई है, और 1000 से ज्यादा डॉक्टर जो है वो कोरोना पॉजिटिव की तरफ आए, फिर वो सेहतियाब हो गए। इसी तरह अमेरिका में देख लें, बेनता तादाद है पैरामेडिकल स्टाफ की या स्टाफ की। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि भाई ये एक हकीकत है। कल हमारे प्रोग्राम में मौलाना बशीर फारूकी मौजूद थे, वो कह रहे थे मैं आज भी रोजाना 200 लोगों से हाथ मिलाता हूँ। बस
लोग क्यों नहीं मसद समझ रहे ये बात को। हमने उन्हें बड़ी कोशिश की समझाने की। हम खैर एहतराम करते हैं अपने उलमा कराम का सबका, लेकिन क्या दुनिया में क्या मजाक हो रहा है जो इतने लोग मर रहे हैं? अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, चाइना में क्या होता रहा, जापान में, साउथ कोरिया में। अगर हम हमारे जैसे ममालिक की बात करें तो आप इंडिया में देख लें, बांग्लादेश में देख लें, पूरे साउथ एशिया में देख लें क्या हो रहा है। मसद ये लोग अभी भी समझ रहे हैं कि जनाब ये कोई कंट्रोवर्सी है, ये कोई गेम हो रहा है अमेरिका और चाइना के दरमियान। भाई हो रहा होगा, ठीक है, चले पीछे जो स्टोरी है, लेकिन अभी तो सर पे खड़ी हुई है बीमारी, अभी तो एहतियात कर लो। तो ये लोग फिर भी एहतियात नहीं करने को तैयार है। हम देखिए, ये तो खैर मैं फिर कैटेगोरिकली बताना चाहूँगा कि ये वायरस बिल्कुल एक हकीकत है, क्योंकि इसका टेस्ट हम लोग जो PCR से करते हैं तो हमें नज़र भी आया है। ना सिर्फ के नज़र आया है, इसकी 9 म्यूटेशंस पाकिस्तान में जो वायरस आया उसमें ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो जो मेरी एक्सपर्टीज़ है, अगर मैं उस पर बात करूं तो ये वायरस पहले तो बिल्कुल एक हकीकत है, और ये कोई पहली दफ़ा दुनिया में नहीं फैला। ये 2002 में सार्स के तौर पे फैला था, फिर ये 2012-13 में मर्स पे फैला सऊदी अरेबिया वगैरह में, यूएई में, और अब ये पेंडेमिक हो गया पूरी दुनिया में क्योंकि फैल गया। ये उसी फैमिली से बिलोंग करता है, ये SARS-2 कहला रहा है ये। तो एक तो पहली बात है कि ये हकीकत है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे डॉक्टर ज़्यादा डेंजरस हैं, वे मुश्किल में हैं और ज़्यादा परेशान भी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट तो पहले बनते ही नहीं थे, तो इसलिए उनको ना पहनने की आदत है। इसको कहते थे डॉन और उतारने को कहते हैं डॉप, उसका उनको ट्रेनिंग्स ही नहीं है। और इन्फेक्शियस डिजीजेस हमारे यहाँ प्रेवलेंस कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। हमारे यहाँ पहले TB नहीं खत्म हुआ, मलेरिया नहीं खत्म हुआ, फिर डेंगू मेहमान बन के आया, चिकनगुनिया मेहमान बन के आ गया, और अभी तक ये सारी बीमारियां हैं। तो इसलिए डॉक्टर्स बिल्कुल बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड हैं। बल्कि मैं आपको बताऊं, अगर ये प्रॉपर टेस्ट होने लग जाए ना कि कितने लोग अभी इन्फेक्टेड हैं, तो ये नंबर्स 20-30 गुना बढ़ जाएंगे पाकिस्तान के। और वो महसूस हो रहा है आगे जब टेस्ट की तादाद बढ़ रही है, क्योंकि 50,000 टेस्ट की तादाद जो बढ़ रही है पर डे के हिसाब से, तो उसमें फिर बहुत ज्यादा फिगर्स वो फिर फिगर्स आएंगी ना, तो फिर लोगों को पता भी चलेगा। लेकिन दूसरी बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट की कम्युनिकेशन विद द स्टेक होल्डर्स, उनको एहतराम दे के, उनको बिठा के। अच्छा, मुझे बड़ा दिलचस्प सवाल का जवाब दे दें, मुझसे कई लोगों ने पूछे लूँ, मैं कई प्रोग्रामों में सोच रहा था, लेकिन मैं आप क्योंकि माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, आपका फील्ड ही यही है। अभी मेरे हमारे दोस्तों में से भी, यहाँ स्टूडियो में आने से पहले भी कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि यार अपने इर्द गिर्द तलाश करो कि आपके जान पहचान के लोगों में, सबका बहुत बड़ा बड़ा सर्कल होता है, किसको कोरोना पॉजिटिव हुआ है? एक आदमी को नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि टेस्ट ही नहीं हो रहे ना। और ये वो बीमारी है जो 30 से 35% लोगों को कोई साइन सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन वो इस बीमारी को कैरी कर रहे होते हैं। और अगर वो कोई ऐसे शख्स से मिलते हैं अपने माँ बाप से जो बूढ़े हैं, जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, दमा है, कोई प्रेग्नेंट खवातीन है, आप अभी जाइए, हार्ट अटैक के केसेस बढ़ गए हैं। NICVD जाके मालूम करिए, रियलिटी बताऊं आपको, आप जाइए, स्ट्रोक के पेशेंट्स बढ़ गए, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। कोरोना हार्ट सिर्फ लंग्स में नहीं कर रहा है, कोरोना हार्ट पे भी असर कर रहा है। अच्छा, एक और जो प्रॉब्लम हुई वो मिस यूज ऑफ ड्रग्स, जो क्लोरोमाइड, जो ये मलेरिया की ड्रग जो क्लोरोक्विन के बारे में बता दिया, ये भी हार्ट को डैमेज करती है। कुछ उसके भी मेहमान हो गए, गलत जो ट्रायल्स पे चीजें चल रही थी उसकी ऊपर भी चले गए, जिसके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि मुस्तनद डॉक्टर से लेना चाहिए, तो क्योंकि डाटा इनकम्प्लीट है। अच्छा, अगर आप कहते हैं ना कि हमारे जानने वालों में से किसमें वो, क्योंकि टेस्ट नहीं हुआ तो पता नहीं है। दूसरी बात, इसमें 90% लोगों को नज़ला जुकाम खांसी होगी, वो ठीक हो जाएंगे। और मैं आपको ये भी कहता चलूं कि इस लॉकडाउन के बाद ठीक हो जाएंगे तो ठीक है ना, कारोबार खोलें, मैं यही कहना चाह रहा हूं, ठीक हो जाएंगे, इसकी लॉकडाउन की तरफ चले जाएं। स्ट्रेटजी सही है कि जैसे ये पीक की तरफ जा रहा है ना, हमें पीक की जाने तक जो है एहतियात करनी है, उसके बाद ये स्टेबल होगा और ये फिर एक रेगुलर लेवल पे आ जाएगा, जिसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। अगर वैक्सीनेशन नहीं आई, हमें पीक को गुजार देना है बेसिकली, और उसके बाद जो है ये फिर ये हमारे तौर तरीके चेंज हो जाएंगे, लेकिन ये बीमारी लाइफस्टाइल तो चेंज करने की जरूरत है और लोग फॉलो करें इस लाइफस्टाइल को। जो एहतियाती तदाबीर मैं अभी रिपीट नहीं करना चाहूंगा, मुसलसल बताई जा रही है पिछले 1.5 महीने से मीडिया पे, आप लोग उसको फॉलो करें। परचा साहब मुझे फरमाएं कि ये अगर नहीं मानती हुकूमत, जो मैं मुसलसल एक बात कह रहा हूँ, क्योंकि सूरत हाल जो है वो इस वक्त खतरनाक है, एक खतरा मौजूद है, और हुकूमत इसलिए नहीं मान रही है आपकी बात किसी हद तक। गो के सॉल्यूशन के एक बार सोचा गया 2 दिन खोल लेते हैं, फिर 2 दिन ये मुख्तलिफ बिजनेसेस ओपन कर लेते हैं, फिर अब जो है वो पार्सल पर आ गए, अब जो है वो ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर आ गए, क्योंकि खतरा सामने मौजूद है कि अगर ये टेस्ट की तादाद बढ़ा देते हैं, अभी तो टेस्ट ही नहीं हो रहे लोगों के, कितने ऐसे लोग हैं जिनकी डेथ हो गई और टेस्ट नहीं हो पाए थे। तो ये टेस्ट की तादाद बढ़ जाएगी, नंबर ज़्यादा हो जाएंगे, गवर्नमेंट फिर संभाल नहीं पाएगी। तो उस चीज़ से बचने के लिए जो है अभी आपको रोका जा रहा है। तो मैं नहीं समझता गवर्नमेंट ने आज तक भी कुछ संभाला हुआ है। आज भी जब हमें लॉकडाउन में 1 महीना 9 दिन पहले भेजा गया था, उससे पहले तादाद देख लें और आज की तादाद देख लें,
ये तो फिर संभाले से बाहर होता ही चला जा रहा है ना। नहीं तो फिर लेकिन- लोग लेकिन देखो दूसरी तरीके से कह रहे हैं कि हमने जो फिगर सोचे थे उसका 50% से भी कम हुआ है, तो उस लिहाज से तो वो अपने आप को क्रेडिट दे रहे हैं कि हमने तो बड़ा संभाल लिया। तो उन्होंने संभाल लिया, तो फिर हमारे साथ भी तो कुछ संभालने के ठीक लिए है। कुछ करना चाहिए ना। प्राइम मिनिस्टर को फिर आगे बढ़कर ये कहना चाहिए कि हम ये पॉलिसी ताजिरों के लिए दे रहे हैं, ये पॉलिसी आवाम के लिए दे रहे हैं, बगैर किसी चीज के खामोश होके आप कहें कि जी सिर्फ लॉकडाउन की एहतियात करें। मैं डॉक्टर साहब अभी बात कर रहे थे ना, कोई भूख से नहीं मारा। मैं डॉक्टर साहब से ये बात पूछना चाहता हूं, अगर 2 महीने की तनख्वाह रोक ली जाए डॉक्टर साहब की, डॉक्टर साहब से कहा जाए कि बगैर तनख्वाह के आप गुजारा करें, क्या डॉक्टर साहब गुजारा करेंगे उसका? उस तनख्वाह में नहीं कर सकते डॉक्टर साहब गुजारा बगैर तनख्वाह के, इसलिए कि उनको घर चलाने के लिए पैसा भी चाहिए, खाना भी चाहिए, सब चीज चाहिए। बिल्कुल, ये तो उन लोगों के दिल से पूछा जाए जो लोग घरों में कई रोज से भूखे बैठे हुए हैं। भूख से जब लाशें निकलेंगी जब असर होगा इस बात का। बिल्कुल। और हुकूमत जो अपने फाइनेंस किए उसमें फाइनेंस में ये बहुत बड़ा सवाल लोग कर रहे हैं कि एहसास प्रोग्राम के जरिए तो ठीक है, आप वो एक बहुत ही हमारा जो लोअर क्लास है उस तक तो आप पहुंच रहे हैं, लेकिन उसके अलावा आप जब लॉकडाउन की बात करते हैं तो बाकी लोगों तक भी आपको फिर पहुंचना पड़ेगा और उसमें एक बहुत बड़ा फंड जो है वहां पे डालना पड़ेगा। ताजिर जब तैयार हैं कि वो लोन, अगर आप इंटरेस्ट को छोड़कर इन्हें खाली विदाउट इंटरेस्ट जो है लोन देंगे, तो इन्होंने खुद अभी एडमिट किया, ये ताजिर तैयार हैं कि अपने कारोबार में रोजगार जो लोग काम करते हैं उनको तनख्वाहें देने के लिए, और ये अनाउंस भी हुआ था, लेकिन इस पर जो अमल नहीं हो सका। तो इसमें हुकूमत की वाज़ेह पॉलिसी आना जो बहुत जरूरी है। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं सवाल पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, क्या हम हुकूमत की बात की जाए फेडरल लेवल पे या प्रोविंशियल लेवल पर कोरोना को एड्रेस करने में ये हुकूमतें नाकाम हो गई हैं, और अगर नाकाम हो गई तो क्या हमारे पास कोई और रास्ता भी मौजूद है? देखने में तो ऐसा महसूस हो रहा है प्रोफेसर साहब कि कोई और रास्ता मौजूद नहीं है। यही हुकूमतें हैं, इन्हीं से ही आपने काम लेना है और इन पर जो एतमाद करना पड़ेगा आपको। नहीं देखें, एक रास्ता है जो इस मुल्क के अजीज पे जब भी कोई नागानी आफत आई, कोई बलायात आई, कोई भी मामलात हुए, जलजला देख लें, कोई सैलाब देख लें, कोई भी देख लें, तो पाक फौज ने कलीदी किरदार अदा किया। पाक फौज का अभी भी कलीदी किरदार है, अभी भी है। अफसाना फौज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इस मामले में आना पड़ेगा। छोटे ताजिरों की ये दरखास्त है कि आप इस मामले में आए, क्योंकि पीटीआई को देख लें, 14 MNAs और 30 MPs लेके वो कराची में या सिंध में कुछ नहीं कर पा रहे। और उसके बाद सिंध गवर्नमेंट देख लें कि ताजिरों के साथ किस तरह का रवैया हो रहा है। सिर्फ एक उन्होंने ये किया है कि ऑनलाइन सिस्टम खोल लें, ऑनलाइन पे 10% लोग काम नहीं कर सकते, 90% लोगों को एक धकेला जा रहा है, दीवार से लगाया जा रहा है। तो किस तरह से काम चलेगा? मेरी पुरजोर अपील है आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस पे एक्शन ले, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहब से ये तो उस सूरत में बातें कही जाती हैं कि जब जो लोग मतलब टेबल के दूसरी तरफ बैठे हुए हैं उनसे आपको मायूसी हो जाए। हालांकि आपको एड्रेस किया गया है, आपको बार बार सुना गया है, आप मुसलसल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कर रहे हैं, मुसलसल आपकी मीटिंग्स हो रही हैं, फिर क्या मसला है? मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा ना। अभी हम 4 दिन तक देख रहे हैं, उसके बाद हम क्या करें? आप हमें बता दें, हमारे पास तो कुछ भी नहीं रहा। जी, मैं अपने व्यूअर्स के साथ ये बात शेयर कि जो एहसास प्रोग्राम के तहत लोगों को फंड मिल रहा है या जो हमारे खैराती इदारे दे रहे हैं या सूबाई हुकूमतें दे रही हैं, वो यकीनी तौर पे बहुत ही लोअर क्लास तक जो है जा रहा है। उसके बाद यानी मुल्क की जो तकरीबन 25% आबादी है, उसके बाद जो मुल्क की मिडिल क्लास है जो कि बड़ी तादाद है, वो अभी तक जो महरूम है, उसको समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे। अगर लॉकडाउन के तहत वो घर में बैठी हुई है और खासतौर ताजिर बरादरी घर के अंदर है, तो वो कब तक जो है घर में बैठ सकते हैं, और वो इंतजार में है। हम देखते हैं तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर अमेरिका की मिसाल है, $1200 US, बच्चों के लिए $500 जो है। इसी तरह से कनाडा के अंदर भी ऐसी हुआ, उनके बैंक अकाउंट्स के अंदर जो भेजे गए। तो क्या सर हमारी हुकूमत, जो कि वैसे ही हम IMF के पास गए हैं, अभी तक हमें कहीं से कोई इमदाद नहीं मिली है पाकिस्तान को, वज़ीर आज़म साहब लफ्ज़ों में फरमा रहे हैं, अभी सिर्फ ये हुआ है कि हमें जो किस्तें देनी है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया, वो भी माफ़ नहीं हुई हैं। अगला मरहला है कि उसको ज़रा चलो उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो जब इस मौके पर हर मुल्क मुश्किल के अंदर है, तो वो भी सूरत हाल नहीं है। चाइना से भी जो चीज़ें आ रही हैं वो प्रोडक्ट्स आ रही हैं, वो भी पता नहीं कहाँ जा रही हैं। अभी तक वो मास्क कहाँ गए हैं, वो किधर गए हैं, हमें तो कोई मास्क नजर नहीं आए, बल्कि सोशल मीडिया पे वो सेल होते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर्स के बाद भी मास्क नहीं पहुंचे हैं, वो ड्रेस नहीं पहुंचे। तो ये इस मौके पर बड़ा चैलेंज है हुकूमतों के लिए। ना ये कि ये इस तरह हुकूमत को चैलेंज करें, लेकिन हुकूमत के चैलेंज को भी समझें।
देखिए सिचुएशन अभी ऐसी है कि मैं आपको बताऊं थोड़ी दिनों में और प्रॉब्लम्स पता है क्या आएंगी कि डोनर ड्रेन भी आ रहा है। लोगों ने बहुत दिल से पैसे दिए, राशन डिस्ट्रीब्यूशन किया, हर जगह पे पहुंचे, आहिस्ते आहिस्ते वो लोग भी टाइट होते चले जा रहे हैं जो डोनर्स थे, और उनका भी ड्रेन होता चला जा रहा है। जो सर इन्होंने बात की पराचा साहब ने कि आर्मी की इन्वॉल्वमेंट, जाहिर है कि ये हमारा एक ऐसा सतून है कि जब भी हमें कोई परेशानी होती है तो एक सतून जो हमेशा खड़ा होता है। और मैंने तो इनको एक्शन में देखा है, कराची में जो फील्ड आइसोलेशन सेंटर कराची में स्टैब्लिश्ड हुआ है, अगर आर्मी उसमें नहीं इन्वॉल्व होती तो ये कभी भी स्टैब्लिश नहीं होता। और अगर आज ये विड्रॉ कर लेंगे तो ये नहीं चल पाएगा, क्योंकि उन्होंने ही सबको जोड़ के रखा हुआ है। भले उसके अंदर रेड क्रेसेंट हो, स्काउट्स हो, रोटरी हो, वॉलंटियर्स हो, डॉक्टर्स हो, ये जो है यूथ के बच्चे हों, लेकिन कहने का मकसद है कि ये पहली बात है तो मैं इनसे सेकंड करता हूँ कि खैर आर्मी इन्वॉल्व भी है और उसको ये फैसलों में ज़रूर शामिल होना चाहिए, क्योंकि अब जो दोहराया आता जा रहा है। अच्छा, हमारा मुल्क दूसरे मुल्कों में अमेरिका कनाडा से बहुत डिफरेंट है। हम ऑलरेडी जो हैं वो मुफलिसुल हाल हैं, हमारे पास ऑलरेडी पैसे नहीं थे, और जो थोड़ा सा ज़र मुबादला हमारा एक्सपोर्ट से आता था वो भी कोलैप्स पे चला गया है। और पॉलिसीज़ तो इसलिए हम लोग जिस दर पे खड़े हुए हैं ये दूसरी डेवलप मुल्कों के हिसाब के दर के हिसाब से नहीं है। लोन का सिर्फ डिले हो जाना और वो लोन फिर भी वापस देना, और डॉलर आप देखें 100 रुपए से कहाँ पे 160 170 पे पहुंच गया है। इसका जो डैमेज अभी आ रहा है, लोग बिजनेस करना भी मुश्किल हो गया। ये जो ट्रेडर्स, जो छोटे ट्रेडर्स हैं, जो बाहर से सामान आता है, इवन मेडिकल सप्लाईज, जो मेडिकल सप्लाईज का सामान है जो सारा बाहर से आता है, क्योंकि पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं बना रहा। हमने अपनी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट ही नहीं किया है, हमारे बिजनेसमैन को सपोर्ट ही नहीं किया है, क्योंकि मैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में कन्वीनर हूँ। हर बड़े से लेकर नीचे तक के लेवल पे सब रो रहे हैं। तो अब जो टाइम आ गया है उसका सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। सोल्यूशन ये आता है कि जो अब एडहॉक पॉलिसीज पाकिस्तान में चल रही हैं, चाहे वो प्रोविंशियल लेवल पे हो, बहुत अच्छे लोग हैं, लोगों की कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक्सपर्टीज नहीं है। प्रोविंशियल लेवल और फेडरल लेवल पे ये इस तरह से मामला गंभीर होता चला जा रहा है। मैं भी देख रहा हूँ कि पराचा साहब जैसे लोग जो कि दर्द रखते हैं अपने एसोसिएशन के मेंबरान का, और दूसरे जितने सर अपनी ताजिर बरादरी को क्या कहना चाहेंगे? वेरी क्विक, आपके एक मिनट। और जो लोग हैं जो ताजिर बरादरी है उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी ताजिर बिरादरी से कहूँगा कि इंशाअल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, हुकूमतों से बात कर रहे हैं, और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे। हमें इस कोरोना वायरस से भी बचना है और हमें अपने कारोबार को भी देखना है। हम अपने इज़्ज़त नफ्स को कायम रखते हुए इंशाअल्लाह हुकूमत से लाजमी हम ये बिलासूदी कर्जे हासिल करके ही रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल। डॉक्टर्स की भी रिस्पेक्ट करें, डॉक्टर्स है ना उसको दिल से रखें, उनके खिलाफ ना हो, इस वक्त जाने दे रहे हैं। ठीक है, और इस वक्त किसी भी कंट्रोवर्सी का शिकार ना हो। ये जो बात की जा रही है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, 4G की, अमेरिका चाइना की, मतलब ठीक है ये इसके पीछे सच्चाई भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये दरवाजे पर आपके मौजूद है, इससे इनकार नहीं है। तो इसलिए जो आपको एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं उस पर आपने लाजमी अमल करना है, वरना मिसालें हमारे माशरे के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर भी पॉजिटिव हो रहे हैं, यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो इस वक्त क्वारंटाइन में मौजूद हैं। तो इसलिए जो है आपने और आपकी फैमिली जो है हिफाजत में रहे, इसका आपने खुद जो है एहसास करना होगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। रिजवान जाफर, इजाज़त दीजिए। सवाल पाकिस्तान।